महोदय, इस मार्ग पर यात्रा करने वाले क्वेश्चन नंबर 16 श्रीमान अनिल कुमार यादव मंडाडिया जी। सर, क्वेश्चन नंबर ऑनरेबल मिनिस्टर, सभा पटल पे रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान अनिल कुमार यादव मंडाडिया जी। Sir, the state of Telangana is the youngest state in the country. Energy is one of the important core sector which supports the progress of the state. Yesterday, in budget, my state Telangana had very high expectations, but unfortunately, there was no budget allocated to the state. We were expecting that Musi development budget would be allocated. We were expecting metro extension budget will be allocated. We were expecting Triple R outer ring road budget would be allocated. But unfortunately, sir, there was no budget allocated to the state of Telangana. At least we were expecting IIM, which is a long pending issue in the state of Telangana. Even that was also not allocated. Sir, in the reply, the Honorable Minister is under the exceptional circumstance, direct allotment may be evoked. Why the government is not concerned to repeat the request of Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu again and again? ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति महोदय, MMDR एक्ट 2015 के अनुसार कोयला ब्लॉक देने का सरकार दो रास्ते देता है। एक पहला नीलामी, दूसरा बिना नीलामी का आवंटन। 2020 में नीति आयोग का सिफारिश था कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऑक्शन नीलामी के तहत ही दिया जाए, और लगभग उससे हम नीलामी की तरफ आगे बढ़े भी हैं। अभी तक किसी को इस तरह का ब्लॉक नहीं दिया गया है, लेकिन नीति आयोग के उसके बाद कोयला मंत्रालय राज्य सरकार के द्वारा इस ब्लॉक पर दिए गए प्रस्ताव का परीक्षण कराने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजना होगा कि जिसमें यह भी बताएं कि यह मामले बाकी मामले से अलग क्यों है, बाकी ब्लॉक से अलग क्यों है। अगर प्रस्ताव आता है आने के बाद कानून के परिधि नीति आयोग के सिफारिश के अनुसार विचार कर तेलंगाना राज्य के लोगों के भलाई की दिशा में निर्णय किया जा सकता है, अगर वहां से प्रस्ताव आता है तब। दूसरा कि हम अब नीति आयोग के माध्यम से 2020 से लेकर अभी तक 136 ब्लॉक का हमने नीलामी किया है, और सिंगरेनी अपने आप में एक 6,000 करोड़ की से अधिक मुनाफा कमाया है। आखिर उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है? नीलामी में पार्टिसिपेट करके अब कोल इंडिया भी पार्टिसिपेट करके उसका भी जितना पीएसयू है पार्टिसिपेट करके अब ब्लॉक लेता है। आखिर उस पार्टिसिपेट में क्यों नहीं जाता है? उसके बावजूद भी अगर वहां के सरकार फिर प्रस्ताव करके भेजती है कि आखिर इस ब्लॉक में खास बात क्या है, तो फिर विचार किया जा सकता है। विचार करके हम पुनरीक्षण करा के उस पर विचार करेगी सरकार। Honorable members, you please be specific about your question so that I can request the minister also to be specific about his answer. Sir, Minister. Second supplementary, Shriman Anil Kumar Yadav Mandadia ji. सर, मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे सरकार के तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया। You be specific सर, about your question, please. बार बार हमारी सरकार केंद्र सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे रही है कि बार बार देते जा रही है, मगर मंत्री जी पूछ रहे, वो बताना छोड़ के बार बार ये बोल रहे हैं कि स्टेट से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, when there is an enable provision in the law, why the government is hesitated to allocate Thadicherla coal block to the Singareni Cornice? Honorable Minister. सरकार पूर्व में भी 3 ब्लॉक उनको दिया गया था।
एक नैनी, दूसरा पिनाक डप्पा, तीसरा न्यू पत्रापारा। 2022 में सरकार काम नहीं कर पाई, पुनः भारत सरकार को वापस कर दे। और एक नैनी ब्लॉक चालू है तो उसका उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्पैच नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि पूरा समय 2013 से लेकर 2026 में 13 साल का डिफरेंस है। नियम समय समय से बदलता है। अगर 2013 में पत्र उनका आया था, 2015 में कुछ ब्लॉक ताड़ीचेरा 1 दिया भी गया था। अगर 2015 के बाद अगर इनको एक विशेष प्रस्ताव भेजने में क्या परेशानी है, विशेष रूप से एक प्रस्ताव बना के भेजें कि उसमें क्या खासियत Honorable है, Minister, be फिर उससे specific about your answer, please. Please be specific. तो Answer. प्रस्ताव भेजे और पुनः पुनः निरीक्षण करा के और फिर विचार किया जाएगा तेलंगाना के राज्य के आम जनमानस के हित में। Third supplementary, Srimati Seema Dwivedi ji. माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि कमर्शियल माइनिंग वाणिज्यिक खनन की नीलामी कितनी सफल रही, ये मैं जानना चाहती हूं। Honorable Minister. आदरणीय सभापति महोदय, 2020 के बाद 136 ब्लॉक सफल नीलामी के तहत दिया गया है और उससे जब हम उत्पादन शुरू करेंगे, कोल निकालना शुरू करेंगे, लगभग प्रत्येक साल 43,000 करोड़ से अधिक राशि राजस्व सरकार को, भारत सरकार को मिलेगा और इससे 5 लाख लोगों को नौकरी भी, उससे 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी भी, रोजगार डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्राप्त होगा। और खास करके 44 नया कंपनी उसमें शामिल हुआ है। पहले था कि जिसके पास पावर प्लांट रहेगा उसी को हम देंगे, बहुत सा गाइडलाइन था। और पहले था कि जो नजदीक सरकार को होगा उसी को मिलेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोलगेट का भी चर्चा किया था। लेकिन आज झारखंड और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नीलामी हुई है और 2020 के बाद 136 खदानों को सफल आवंटन नीलामी की गई है और उसमें सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिला है। Fourth supplementary, Dr. M. Thambiduri ji. So, Chairman sir, the minister in his reply, he said all the coal blocks are being offered for allocation by way of auction for sale of coal. No coal block has been allocated to public sector unit through allotment routine after June 2020. Sir, most coal is very important for generating electricity. State governments are depending the coal to import for the thermal plants. Sir, if a allocation goes through auction, private parties may take more, not giving the state governments, public sector. Sir, in this connection, I want to know from the Honorable Minister whether he will consider to the priority given the state government or central government when they are require coal for the plants. Because if they are not giving like that, for example, Tamil Nadu shortage of coal is there. Most of things we are importing coal in Indonesia. There are allegations are there when they are importing like that coming. Sir, this kind of allegation must not come. For that, I want to know from the minister. No. He will is give not saying that coal anything. He is allocation talking only generally. Please. more to the state government priority instead of giving to the public sector. That is, I want to know. Honorable Minister. आदरणीय सभापति महोदय, बहुत सीनियर हमारे सदस्य हैं। आप पहले भी इस सदन के मेंबर रहे हैं, इसके पहले भी रहे हैं। प्रक्रिया नीलामी के तरफ जब बढ़ा 2020 के बाद, तो निजी ढंग से जो नीति आयोग का
आदेश हुआ उसी के हिसाब से हुआ। और अधिक लोगों का, कोई ऐसा प्रदेश सरकार नहीं है जो सक्षम नहीं है ब्लॉक लेने में, नीलामी में बैठने के लिए। अगर विशेष परिस्थिति होती है तब भी पार्टिसिपेट के माध्यम से देने का ही हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि जो खुली दुकान है कोल ब्लॉक, इसमें जो अधिक दाम लगाएगा, जो राजस्व अधिक देगा भारत सरकार को, उसी को हम लोग कोल ब्लॉक देंगे। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान सुजीत कुमार जी। सभापति महोदय, ओडिशा के अनुगुल जिले में नैनी कोल ब्लॉक है जिसका जिक्र मंत्री जी ने भी किया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं वो कोल ब्लॉक को चालू करने के लिए मंत्रालय ने क्या क्या कदम उठाए। चौधरी जी। सभापति महोदय, एक तो नैनी ब्लॉक को चालू करने के लिए जो भारत सरकार लगातार भूमि अधिग्रहण कैसे कम समय के अंदर हो जाए, और साथ साथ उनको जो भी एनओसी होता है भारत सरकार के द्वारा, उस भारत सरकार के द्वारा जैसे वन विभाग से जमीन ट्रांसफर के लिए पर्यावरण मंत्रालय और उड़ीसा सरकार से लगातार बैठक करके मंजूरी दिलाई गई। मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है कि वहां से कोयला का उत्पादन हो, लेकिन जो भी सिंगरेनी माइन प्लान ठीक से नहीं किया, जिसके चलते कोयला का तो उत्पादन हो रहा है लेकिन डिस्पैच नहीं हो रहा है, जिसके चलते परेशानी बढ़ गई है। इसलिए निश्चित रूप से भारत सरकार अपनी सहयोग कर रही है, आने वाले दिनों में भी हम सहयोग करेंगे और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम कोयला का जब भी कोई माइन प्लान करके ब्लॉक का खदान शुरू करते हैं, कोयला का उत्पादन करते हैं, तो वहां कैसे हम वहां से कोयला डिस्पैच कर सके उसका भी व्यवस्था करते हैं। निश्चित रूप से आपकी चिंता जायज है और उस पर सरकार निश्चित रूप से काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 17 श्रीमती रेणुका चौधरी जी। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय रावत जी। धन्यवाद सर। सर, मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है उसमें 6 राज्यों का नाम लिया है, जिसमें तमिलनाडु है, त्रिपुरा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र और राजस्थान, जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत फिनेंशियल इरेगुलरिटीज हो गई, पैसों का अपहार गवर्नमेंट फंड का हो गया है, आपने कहा है। और जो काम किया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत वो भी क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है, यह आपने कहा है। सर, मेरा जो सवाल है वो मूल क्वेश्चन ई के तहत है, whether funds under the Jal Jeevan Mission have been withheld, reduced or delayed for certain state including Telangana. सर, महाराष्ट्र में बहुत से प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के अंडर फंड के अभाव से बंद हुए हैं, रोके गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ के जो मंत्री है वो भी पाटिल है। मिस्टर पाटिल असेंबली में कहते हैं, मिस्टर जो वहाँ के जो जल जीवन मिशन के मंत्री है गुलाब राव पाटिल असेंबली में कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 से हमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई भी प्रोजेक्ट को सेंट्रल फंड्स का 1 रुपया भी नहीं मिला है। क्या ये सच है? अगर सच है तो महाराष्ट्र का फंड रोकने का कारण क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन श्री, मेंबर ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका जवाब देने के पहले बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये स्कीम शुरू की थी उस टाइम पूरे देश में सिर्फ 3,29,000 कनेक्शन लोगों को मिले थे और आज करीब 16 करोड़ घरों में पानी का कनेक्शन
और नल से जल की तरफ मिला है। आज तक उसके अंदर करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी 2.08 लाख करोड़ का उसको आवंटित किया गया है, सभी राज्यों को दिया गया है। अभी आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में जो सिस्टम बनी है उसके अंदर राज्यों के द्वारा डीपीआर बनता है। डीपीआर बनने के बाद उसको टेंडर करते हैं। टेंडर को देने के बाद हम उनको आर्थिक मदद करते हैं और टेक्निकल मदद करते हैं। आप देखेंगे कि अभी तक करीब 16 करोड़ घरों में कनेक्शन देने के बाद और 4 लाख करोड़ खर्च होने के बाद जो कंप्लेन अलग अलग राज्यों से सभी मेंबरों ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में मिली, वो करीब 17,074 शिकायतें प्राप्त हुई थी। और उसी के अंदर 627 मामलों में विभागीय अधिकारियों को, 969 मामलों में ठेकेदारों को और 153 मामलों में तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के विरुद्ध वो कार्रवाई की गई है। हमने अभी भी माननीय फाइनल मिनिस्टर ने कल बजट के अंदर भी 67,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी निर्देश है कि अभी जो करीब 4 लाख करोड़ घरों में कनेक्शन देना है वो भी देना है। मगर जो पैसा उन्हें स्टेट को प्राप्त हुआ है तो स्टेट ने कितना काम किया, कैसे क्वालिटी का किया, उनकी जो कंप्लेन है वो कंप्लेन वो दूर करे, उसके लिए हम उनको बार बार बता रहे हैं। हमने एक MOU के ऊपर भी हम स्टेट के साथ साइन करवा के बाद ही उनको इसमें आवंटित किया गया। मैं कहना चाहूँगा मेंबर को भी कि जो कंप्लेन है वो कंप्लेन आती रहेगी और पैसा आवंटित किया जाएगा तो और प्रॉब्लम होगा। हम अच्छा काम हो, क्वालिटी का काम हो, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप सबकी उसके अंदर मदद मिले। हम सभी सांसदों को भी कहते हैं कि आपके क्षेत्र में जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है आप बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे और इसको जरूर एक काम करने के बाद जो कंप्लीशन उसका आएगा उसके बाद उनको पैसा आवंटित किया जाएगा। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती राजादी जी। Respected Chairman Sir, under the Jal Jeevan Mission, works amounting to Rs 18,123.5 crore have been sanctioned for Tamil Nadu, with a central share of Rs 9,025.68 crore. However, no releases by the center under this scheme have been made since September 2024. DN Finance Minister requested the Union Government to immediately release the pending central share of 3,112 crore to ensure timely completion of these important works. As a representative of Tamil Nadu in this House, I seek the reasons for delay in transfer of the central funds and the details of the pending funds from the central government to the state of Tamil Nadu under the Jal Jeevan Mission, and when it will be transferred. This budget also we expected, but we didn't get, sir. Thank you very much. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, मेंबर ने जो कहा है मुझे लगता है कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारा जल जीवन मिशन का जो पोर्टल है उसके ऊपर हर स्टेट को जिला वाइज जो जो अपने पैसा दिया है उसका डिटेल है, वो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी उसको देख सकता है। तो एक बार उसको वेरीफाई वो कर ले। दूसरा जो उनका इन्फॉर्मेशन है कि बजट के अंदर कुछ भी आवंटित नहीं किया गया है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने करीब 67,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किया है और 2025 के बजट के दरमियान उन्होंने 2028 तक इस प्रोजेक्ट को भी आगे भी बढ़ाने का तय किया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ से मिल सकती है कि उनको तमिलनाडु को कितना पैसा मिला है और पब्लिक डोमेन में। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव शुक्ला जी। धन्यवाद सभापति जी। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री के पोर्टल पे हमारी उसको देख के ही आप बोल सकते हैं, तो मैंने उसमें देखा है। उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जल जीवन मिशन 2024 में पूरा होना था, चूंकि पूरा नहीं हो सका इसलिए 2028 की डेट आपने दी है। लेकिन अभी 2026 में जो आपने डैशबोर्ड पे डाला है उसके हिसाब से अभी भी सिर्फ 52% घरों में ही जो नल है उनमें पानी आ रहा है। और जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेके आपने 100 जिलों में कमेटी भेजी थी, उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ? और सबसे ज्यादा पेनाल्टी तो मंत्री जी गुजरात पे लगी 120 करोड़।
129 करोड़ जो पेनाल्टी सब जगह गई, 120 करोड़ तो खाली गुजरात है जहां से आप आते हैं। तो इन सवालों का जवाब आपसे चाहिए। Honorable Minister. सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके जवाब में मैं उनको कहना चाहूँगा कि 2024 तक में जो ये योजना पूरी करनी थी और नहीं हुई, राज्यों ने अपना काम समय पर पूरा नहीं किया, उसकी कारण से ये 28 तक उसको आगे बढ़ाया गया है। और जो उन्होंने कहा कि जो कंप्लेन आई उसके अंदर गुजरात में सबसे ज़्यादा जो दंड किया गया है, पेनल्टी किया गया है, उसके अंदर गुजरात में एक ही जिले में से जो कंप्लेन आई थी तो उसको भी बख्शा नहीं गया है। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी स्टेट होगा, कोई भी सरकार होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट निर्देश हमें भी मिला है और उसी के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये योजना के द्वारा लोगों को पानी घर में मिलना चाहिए, नल से जल ये बहनों को मिलना चाहिए। करीब 9 करोड़ बहनों पानी के लिए रोज दूर तक जाती थी और 4.5 करोड़ घंटे उनका उसमें खर्च होता था। तो ये उनको ये फायदा हो, इसके लिए 81% तक लोगों के घरों में ये पानी मिला हुआ है। तेलंगाना के मुख्य जो सरकार ने जितना भी पैसा मांगा होगा और उसके लिए आवंटित किया, मगर तो सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर उसके अंदर आना चाहिए वो नहीं आता है, उसके कारण वो पूरा पैसा यूज नहीं करते हैं। मैं मैं बताता हूँ, जो करीब 119 टीम बनाकर अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में उनको इंक्वायरी करने के लिए भेजा गया था। और मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि सभी राज्यों में से कोई ना कोई कंप्लेंट उसके अंदर मिली। हमने राज्यों को ही, क्योंकि राज्यों को एक्शन लेना होता है, हमने वो सभी राज्यों को कहा, सीएम को कहा, सीएस को लिखकर भेजा है और उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए। तो गुजरात में प्रेशर किया तो वहाँ ज़्यादा काम हुआ, बाकी राज्यों में अभी तक जो एक्शन लेना चाहिए उसके अंदर कमी है। इसके लिए फिगर आपको बड़ा दिखता है, मगर सभी राज्य जब तक ये कंप्लेंट जो आई है उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे और जो क्षति है वो दूर नहीं करेंगे, जब तक हम उसको पैसा आगे देने वाले नहीं है, ये भी स्पष्ट है। Question number 18, श्रीमान रामजी लाल सुमन जी। संख्या 18। Honorable Minister. महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। First supplementary, श्रीमान रामजी लाल सुमन जी। सभापति जी, हमारे देश की जो प्रमुख समस्याएं हैं इस समय, मैं समझता हूं सबसे बड़ी समस्या प्रदूषित पेयजल की है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि इंदौर सहित, इंदौर नोएडा सहित तमाम देशों में पेयजल, दूषित पेयजल का मामला उठा। इंदौर में तो तमाम लोग मारे भी गए। सभापति महोदय, ये सरकार जो जवाब दे रही है, ये मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उसका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। और असल सवाल ये है सभापति महोदय, पूरे देश में सब लोगों को जानकारी है कि हमारे देश में प्रदूषित जल मिल रहा है। अभी कुंभ हुआ इलाहाबाद में, स्नान करने लायक पानी नहीं था। जहां जहां स्रोत है जल के सभापति महोदय सब प्रदूषित है। सरकार ने क्या कहा है कि ये जो भूजल है काफी हद तक ये पानी का ये पीने योग्य है, इससे ज्यादा असत्य और दूसरा कोई हो नहीं सकता। सभापति महोदय, सरकार का कहना है कि विश्व स्तर पर पानी की जो गुणवत्ता है उसकी कोई रैंकिंग नहीं है। सभापति महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 122 देशों में हम 120वें पायदान पर हैं पानी के लिहाज से, गुणवत्ता के लिहाज से। इससे ज्यादा असत सरकार और क्या बोल सकती है। सभापति महोदय, 85% जल हमें मिलता है भूजल से और हमारे देश में 70% सुमन जी, पेयजल। if you take so much of time to put your question, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हो। giving a long speech, then the others, we cannot go to the other question. सभापति महोदय, मैं Speak about your- सभापति महोदय, ये Please सरकार speak से specific- क्या कर रही है? please speak about your question. No long lecture, please. सभापति महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं,
इतने बड़े सवाल पर इनका अमृतकाल है और ये सीवर का पानी पिला रहे हैं अमृतकाल में। इनके पास स्वच्छ जल की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सभापति महोदय आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा, Please come to your question, please. दुनिया की, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। Please come to your supplementary, please. मैं पूछ रहा हूं सर, हर साल देश में 2 लाख लोग मारे जाते हैं प्रदूषित पानी से। जो गंभीर बीमारियां हैं वो प्रदूषित पानी से। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ये जो बीमारियां फैलती हैं और लोग मारे जाते हैं प्रदूषित जल से, उनके निदान के लिए कोई गंभीर प्रयास कर रही है? Please, Honorable Minister. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सर्वमान्य विश्व रैंकिंग की बात की है, कोई सर्वमान्य विश्व रैंकिंग नहीं है। ये सदन को मिसलीड करने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि और जहाँ तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कोई स्टैंडर्ड When you are making allegations, minister will also bound to give answers for that allegations. You be specific about your question. I will ask the minister to go with his specific answer. Please, everybody should cooperate. और जहाँ तक ग्राउंड वाटर क्वालिटी का सवाल है, तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी एनालिसिस का जो रिपोर्ट होता है वो डिपेंड करता है कि सैंपल साइज और समय और किस क्षेत्र का सैंपल लिया जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई ग्राउंड वाटर क्वालिटी डाटा से यह संकेत मिलता है कि देश का ग्राउंड वाटर काफ़ी हद तक पीने योग्य है। तथापि कुछ छिटपुट जगह पर ऐसी कंटामिनेशन पाई गई है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर वाटर क्वालिटी अच्छा है, पीने योग्य है। Minister, address to the chair, please. Address to the chair. Please, address to the chair. To me. इसलिए प्रदूषित पानी का ऐसा नहीं है कि देश के किसी भी आदमी को प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जहाँ तक कंटामिनेशन का सवाल है, तो जेजेएम के माध्यम से जब 2019 में जल जीवन मिशन लागू किया गया था, मात्र 15% ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था थी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पाइप्ड वाटर की व्यवस्था थी। लेकिन आज लगभग मोर देन 80% ग्रामीण क्षेत्रों में सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के द्वारा प्रेरणा सोर्स से किया गया है। इसलिए देश के किसी भी क्षेत्र का आदमी अशुद्ध कंटामिनेटेड वाटर पीने के लिए बाध्य नहीं है। Second supplementary, Shriman Ramji Lal Suman ji, please be specific about your question. Please. सभापति जी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार असत्य बोल रही है, इनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। इनको इस देश में जो प्रदूषित पानी है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा, इन्होंने ये Speech, then he will give a political answer. Please, सभापति महोदय, मैं पूछ रहा हूँ सभापति महोदय, इन्होंने जवाब दिया है कि भारत सरकार द्वारा अमृत सरोवर शुरू किए गए 69,000 अमृत सरोवर हमारे देश में बन गए हैं, जिससे जल स्तर में वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय, ये आपके अधिकारी लिख करके भेज देते हैं, वो यहाँ पढ़ देते हैं। कभी आपने एक अमृत सरोवर देखा है? सभापति महोदय, गांव में तालाब सूखे पड़े हैं, उनमें गंदगी है, कहीं पानी का नाम और निशान नहीं है। सभापति महोदय, ये आंकड़े बिल्कुल झूठे आंकड़े। सभापति महोदय, मैं सभापति महोदय आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा कि ये अमृत सरोवर इन्होंने जो बनाए हैं, आप मेहरबानी करके हमें बता दीजिए, वर्षा के पानी को छोड़ करके ये अमृत सरोवर में पानी कहां से आएगा? आपको मालूम है सब तालाब सूखे पड़े और आपके पास पानी का कोई ये लोग झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम और नहीं करते। मैं सभापति महोदय ये जानना चाहता हूं कि सरकार ये बताए कि अब सरोवरों में पानी कहां से आएगा? Honorable Minister. आदरणीय सभापति महोदय, इन्होंने जो बताया है कि
69,000 अमृत सरोवर बनाए गए या रिजनरेट किए गए। तो इसका उद्देश्य ये 75 वाटर स्ट्रक्चर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बनाने का काम हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया है। और इसलिए और उसमें जो बारिश का पानी है वो एक्यूमुलेट हो करके और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करता है। जहाँ तक इन्होंने कहा है कि अभी सभी अमृत सरोवर की जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं कि कहाँ कितने अमृत सरोवर बने हैं और उनकी स्थिति क्या है। मैं अभी हाल में मेघालय गया हुआ था, वहाँ अमृत सरोवर को देख करके इतना अच्छा लगा। बहुत सारे जगह मैंने जा करके अमृत सरोवर को खुद देखा है, बहुत अच्छा कंडीशन में है और वहाँ ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, रेन वाटर एक्यूमुलेट होकर के। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान नरेश बंसल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल संचयन की दिशा में क्या प्रगति है, क्या सरकार इस पर कोई अभियान चलाने का इरादा रखती है, नदी व जल स्रोतों में हो रहे प्रदूषण के प्रभावी रोक हेतु क्या कदम उठाए हैं और नमामि गंगे मिशन के तहत कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। काम चल रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, जल शक्ति अभियान के तहत 2 करोड़ से ज्यादा रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और जल संचय जन भागीदारी के तहत लगभग 40,000 से ज्यादा 40 लाख से ज्यादा वाटर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। जहाँ तक और ये सब जन भागीदारी के द्वारा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया कि जल संचय जन भागीदारी के द्वारा, तो जन भागीदारी के द्वारा लोगों ने स्वतः आगे बढ़ करके बहुत सारे जो लोग, उन्होंने एक स्लोगन दिया कि कर्म क्षेत्र की ओर से मातृभूमि की तरफ, तो लोगों ने स्वतः आकर के अपने अपने मातृभूमि की तरफ जा करके वाटर स्ट्रक्चर को रिजुवनेट करने का काम किया, नए स्ट्रक्चर बनाने का काम किया। जहाँ तक नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा की सफाई हेतु अब तक एसटीपी के कुल 218 परियोजनाएं लागत लगभग 35,698 करोड़ शुरू की गई है, जिनके माध्यम से लगभग 6610 MLD क्षमता के एसटीपी प्लांट के निर्माण या पुनर्वास तथा 5238 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क बिछाने का कार्य किया गया है, जिनमें से 138 परियोजनाएं क्षमता लगभग 3,977 MLD पूर्ण की जा चुकी है तथा 4571 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क भी पूरा किया जा चुका है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद तिवारी जी। सर, मैं एक गंभीर विषय की ओर, ये पूरी मानवता से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के हर आदमी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आपका ध्यान खींचना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार का। गांधीनगर गुजरात में है, माननीय मंत्री जी भी गुजरात से, वहां प्रदूषित जल पी के कितने लोग बीमार हुए, इंदौर में कितने लोग मरे, अभी हालिया है। मैं माननीय 26 लोग, मैं 29 लोग, 26 लोग, मैं माननीय मंत्री जी से, और मैं चाहता हूं कि राज्य मंत्री जी तो लड़खड़ा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जी आप उठिए, आप मोर्चा संभालिए। मैं जानना चाहता हूं कि विश्व की मानवता से जुड़ा हुआ, हर इंसान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि जो वाटर, ग्राउंड वाटर है, उसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए क्या कार्य योजना आपके पास है, उससे अवगत कराएंगे सदन को। पानी सबसे गंभीर विषय है और जहरीला पानी ये सरकार पिला रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जितना करप्शन है शायद किसी दूसरे विभाग में करप्शन नहीं है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कार्य योजना चाहता हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी,
मेंबर ने गुजरात का उल्लेख किया, गांधीनगर का उल्लेख किया, इंदौर का किया है। वैसे वो महुआ में है और उसका छठा प्रश्न भी आया हुआ है, वो जवाब खुद मंत्री जी देने वाले हैं उसके बारे में। मगर जो जहरीला पानी पीने की जो आप बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि WHO का रिपोर्ट कहता है कि नल से जल देने के कारण जो शुद्ध पानी लोगों को मिला, उसके कारण जो लोगों के 8.4 लाख करोड़ रुपया आरोग्य के लिए अपना खर्च होता था, उसके अंदर बचत हुई है। जो हर साल जो बच्चे बाहर जाते थे, जो पानी मिलता था वो पीते थे, उनके कारण भी उनको हर साल 60,000 बच्चे की मौत होती थी, उसको भी रोका गया है। सबसे ज़्यादा रोग पानी में से होते हैं। पहली बार सरकार ने विश्वास के साथ करीब 24,80,000 महिलाओं को, हर गांव में करीब 4-5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी, उनको किट दिया कि आप आपके घर में या आपके गांव में आने वाला पानी को आप चेक करिए, अगर वो अशुद्ध है तो कंप्लेन करिए। करीब 8 लाख बहनों ने इसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर अपना रिपोर्ट भी दिया है। अगर कुछ नेगेटिव है वो भी दिया है, पॉजिटिव है वो भी दिया है। ये प्रयोग पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश के कारण ही हुआ। इतने लोगों को उसमें ट्रेनिंग दी गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राज्य सरकार भी जब वो पानी सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तो राज्य सरकार का काम है, मगर अभी तक नहीं हुआ, इतने सालों में नहीं हुआ। इसके कारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक और टेक्निकल सहयोग देकर इस योजना को जो बनाई है, उसके कारण 3 करोड़ 23 लाख में से 16 करोड़ घरों में पानी गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, विश्व रिकॉर्ड हो सकता है। मुझे कहना यही है कि पानी की जो क्वालिटी जो जा रही है, बिल्कुल शुद्ध पानी देने का प्रयास है। कहीं अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो स्टेट ने उसके ऊपर काम करना चाहिए। और इंदौर और गांधीनगर, वो दोनों के बारे में माननीय मंत्री जी डिटेल में जवाब देंगे, उसके लिए मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मगर एक जिले में अगर कभी कोई बनाव बन जाता है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, मगर ये जो इसकी योजना के पीछे जो हेतु है कि नल से जल देकर महिलाओं को सुरक्षित करना, 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए दूर तक जाए, 4.5 करोड़ घंटे रोज खर्च करे, पानी का बोझ उठा के लाए, जहाँ से जो क्वालिटी का पानी मिले वो पिए, इसके बजाय उसको ट्रीटेड वाटर मिलता है, अच्छी क्वालिटी का पानी मिलता है। पहली बार है हमारे देश में, ये जल जीवन मिशन के कारण हो पाया है। धन्यवाद। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मूर्ति जी। Sir, giving me an opportunity to talk. Sir, water is called Jiva in Sanskrit because without water we can't exist. The quality of water is very important, and I'm asking through you, sir, to the minister, do we have water testing labs in every state? If it is so is it a private or is it government? And what are the criteria for each region, the testing of the water? Second, sir, you may be having tap, but where are the sources I wanted to know? Because water source, one is river, spring, third one is groundwater. And in a place where nothing is there, then how are you taking care of that? This is my request to you, sir, to get the details about water testing. Dhanyawad. Jai Hind. Honorable Minister. अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जल के सिवा हम रह नहीं सकते, और ये बहुत स्वाभाविक बात है। मैंने पहले भी कहा कि जल का परीक्षण करने के लिए 24,80,000 महिलाओं को अगर ट्रेनिंग दी गई है और किट देकर वो चेक कर सकते व्यवस्था खड़ी की है। उसके साथ साथ जो उन्होंने लैब के बारे में बोला, तो 2,868 ये जो परीक्षण करने के लिए लैब पूरे देश में बनी है, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर ये लैब बनी है, जो जल का रोज उसका परीक्षण होता है। जो जल का स्रोत होता है, जो मैंने कहा जल जीवन मिशन के अंदर जो DPR बनता है वो स्टेट बनाता है, उसका टेंडरिंग वो खुद स्टेट ही करता है, उनका इम्प्लीमेंट भी वो खुद स्टेट करता है। मगर जहाँ पर भी जो सोर्स कम हो जाता है, मान लो इसके अंदर उन्होंने पहले सोर्स फंडिंग करने के लिए कमेटी बनाकर काम करना चाहिए था, वो स्टेट ने वो नहीं किया। इसके कारण कई जगह से उनको ग्राउंड वाटर में से पानी दिसंबर जनवरी में ख़त्म हो जाता है।
उसके लिए उसको सरफेस वाटर के लिए जाना पड़ता है। ये दोनों को मिलाकर भी सबको पूरा पानी मिले, ऐसी हमारी पूरी कोशिश है। और मैं मानता हूँ कि ये जो आने वाले दिनों में भी जो कमियां हैं उसको भी दूर करते हुए ये जो नए कनेक्शन देने हैं उसके अंदर सोर्स फंडिंग करके हम देंगे, उसके लिए पूरा सोर्स उसको मिले। हम तो यहाँ तक कुछ क्षेत्रों में 24 घंटे भी पानी देने की योजना हमारे इसमें है, मगर इसको हम ठीक करने के बाद उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छा जल देना, शुद्ध जल देना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है और हम बिल्कुल उसको गंभीरता के साथ पूरा करेंगे। धन्यवाद मैडम। Now question number 19, Srimati Maya Narolia ji. Honorable Minister. ये उत्तर पटल पर रख दिया गया है। The first supplementary, Srimati Maya Narolia ji. माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी, क्या मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों की कार्यशीलता, जल दाव तथा आपूर्ति की नियमितता के आंकलन हेतु किसी स्वतंत्र गुणवत्ता ऑडिट या तृतीय पक्ष निरीक्षण का आयोजन किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे ऑडिट निरीक्षणों के प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे हैं, विशेष रूप से गैर कार्यात्मक या आंशिक रूप से कार्यशील कनेक्शनों से संबंधित बातें? Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के बारे में जो प्रश्न पूछा है, मैंने आपको पहले भी कहा कि उसका डीपीआर बनाना, उसका टेंडरिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसका रख रखाव करना, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट का उसकी अपनी जवाबदारी होती है। हमने सभी ग्राम पंचायतों को ये स्कीम 15 दिन पूरा चलाने के बाद ग्राम पंचायतों को हैंड ओवर करें और ग्राम पंचायत के स्तर पर ही, क्योंकि हर गांव में जाने वाला पानी उसको अलग से चेक करना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था करने के लिए भी हमने सभी स्टेट को इसके बारे में हम बार बार उनके साथ बात कर रहे हैं। और पानी जो जा रहा है वो कई जगह अभी तक जो कंप्लेन आई है वो अलग अलग प्रकार की कंप्लेन है कि नल है, जल नहीं है, मगर वो कंप्लेन भी दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जल की जो क्वालिटी है उसी को चेक करने के लिए जो 2868 जो लैब बनी है उसके अंदर वो राज्य सरकार और हमारे केंद्र सरकार के जो अधिकारी है दोनों मिलकर ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके उसकी क्वालिटी भी चेक करते हैं और जहाँ पर भी वहाँ कंप्लेन आती है उसको पूरी तरह से दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। Second supplementary, Srimati Maya Narolia ji. माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी, क्या मध्य प्रदेश के जिलों से जल गुणवत्ता अथवा अनियमित जल आपूर्ति से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है, और यदि हाँ तो कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी तक कंप्लेन आई, मैंने कहा 17,024 जो कंप्लेन अलग अलग जगह से आई थी उसको निर्मूलन करने के लिए हमने सभी स्टेट को भी लिखा। हमारे यहाँ से भी जो 119 टीम जाकर उन्होंने भी वहाँ पर चेक किया और उसके अंदर भी जो कंप्लेन आई उसको भी सोल्व करने के लिए और उसका रिपोर्ट हमने मंगवाया है। हर जगह पर कोई जगह टेक्निकल खामी है, वहाँ पर पानी नहीं है, कई जगह सोर्स नहीं है। क्वालिटी के बारे में अभी तक बहुत कम कंप्लेन उसके अंदर आई है, मैं जहाँ भी आई है उसको हमने स्टेट को, सीएस को और सीएम को लिखकर उसको भी निर्मूलन करने के लिए उनको दिया गया है। Third supplementary, Sriman GC Chandrasekhar ji. Mic is not. Aage. So thank you, sir. Sir, my question is, in financial year 2024-25, the state government, the state of Karnataka has received only 570 crore under the Jal Jeevan Mission against allocation, central allocation of 3,804 crores, which is only 15% of the amount we have received. So in the same time, the state government to achieve this progress, they have released an advance rupees 7,065.5 crores. So where is the 7,000 crores and where is the 550 crores against the 3,000 crore?
So I don't know why the central government is not releasing the fund to the state government. So if you are not going to release the proper money to the states, so how can they achieve? Because this is a rural Karnataka, we have to achieve the progress. So without giving the money, it is very difficult. So I wanted to know what is the problem? What is the reason the central government is not giving the proper funds, releasing the proper funds to the state? Thank you. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, जो इनका सवाल है उसके अंदर उसका जवाब भी आ जाता है कि सरकार ने, केंद्र सरकार की ओर से 3,000 करोड़ उसको आवंटित किया गया था। तो उसके सामने 3,000 करोड़ रुपया उन्होंने भी, राज्य सरकार ने भी अपना शेयर देना था। जब वो जितना अपना शेयर देते हैं उसके बाद ही उसको पैसा मिलता है। अब डेट चेक कर लिए, जो उन्होंने पैसा दिया है 2024 के बाद में दिया है। दूसरा जो है कि उन्होंने बेंगलोर में पानी पीने के लिए जो व्यवस्था की है उसके अंदर सभी गांव में जल जीवन मिशन का भी पैसा यूज़ कर लिया है। ये जल जीवन मिशन का जो पैसा है वो गांव में पानी देने के लिए और शहर के लिए नहीं है, मगर उन्होंने पैसा दिया उसका हमने करीब कई बार उनको उसके लिए उनके साथ मीटिंग की, उनको पत्र लिखे कि आप बताइए कि आपने जल जीवन मिशन में उसमें से कितना पैसा खर्च किया है। उसका कोई रिपोर्ट, कोई डिटेल आज तक उनकी ओर से मिलता नहीं है। जो 3,000 करोड़ जब दिया था उस टाइम अगर वो पूरा पैसा, बाकी 2,500 करोड़ भी अगर उस टाइम दे देते तो हमारे पास तो उनका पैसा बिल्कुल था, हम देने के लिए तैयार भी थे, आज भी तैयार है। सुनिए, अरे सुनिए मेरा जवाब, आप बीच में बहुत क्यों उठिए। 2024 मार्च तक ये स्कीम खत्म होनी थी। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर को आपने पैसा दिया है वो 2024 के बाद दिया है। आप चेक कर लीजिए, 2024 के बाद दिया है। 2024 तक स्कीम खत्म करनी थी और फिर भी माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से माननीय FM साहब मैडम ने उसको 2028 तक स्कीम को आगे बढ़ाई है। मगर वो आगे बढ़ाने के लिए कुछ सिस्टम बनी है, कुछ MOU करना है, उसको स्कीम बनाना है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे तो ही उसको देंगे। आज तक कर्नाटक की ओर से जो हमने मांगा है कोई भी डिटेल नहीं मिली है। जो भी गड़बड़ी होगी उसकी वजह से वो रिप्लाई नहीं मिलता है, उसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिला था। और अभी भी जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा उन्होंने दिया है वो हम चेक करेंगे, वो अगर सही होगा तो जरूर सबको, उनको नहीं सबको पैसा जरूर मिलेगा। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान बंसीलाल गुर्जर जी। नहीं, श्रीमान बंसीलाल गुर्जर जी। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान इमरान प्रताप गारी जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं सर। मध्य प्रदेश का इंदौर जो स्वच्छता के मामले में देश का सबसे नंबर 1 शहर गिना जाता है, उसमें प्रदूषित पानी पीने से 32 दिन में 31 लोगों की मौत हो चुकी है, 31 लोगों की। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन मौतों का जिम्मेदार किसको माना जा रहा है? क्या सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेदार है या जल शक्ति मंत्रालय इसमें संज्ञान उसने लिया? राज्य सरकार से कोई सवाल पूछा, राज्य सरकार ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की और किसको जिम्मेदार माना गया? स्पेसिफिक सवाल है सर आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो उनको जो एक गलतफहमी है कि इंदौर शहर देश में सबसे स्वच्छ शहर है। आज आप देखेंगे मंत्रालय की ओर से जो कंपटीशन होती है उसके अंदर सूरत सबसे स्वच्छ शहर अभी भी है। दूसरा जो पानी की व्यवस्था है वो शहर का जो है महुआ का प्रश्न है और 2 प्रश्न महुआ के उसमें लगे, तो स्पेसिफिक उसका पूरा जो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मंत्री जी उसके जवाब में इसके बाद आएगा, उसमें जरूर देंगे। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के लिए आपने जो बजट खुद से निर्धारित किया था वो 67,000 करोड़ रुपए 25-26 के लिए निर्धारित किया था, जो रिवाइज्ड बजट में कम करके आपने 17,000 करोड़ यानी कि 4 गुना आपने बजट को कम कर दिया। फिर अभी आप फिर 26-27 में 67,670 करोड़ रुपए आपने बजट का अलॉटमेंट किया हुआ है।
तो क्या ये सिर्फ भरमाने के लिए, देश को ये बताने के लिए कि हम बहुत बड़ा बजट अलॉट कर रहे हैं और वास्तविकता में कोई काम नहीं होता? और मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां टूट रही हैं, क्या उसको एड्रेस करने का, उस पर कार्रवाई करने का कोई तरीका आपके पास है? मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूं, सीतापुर, लखीमपुर, सुल्तानपुर, ऐसी 50 टंकियां हैं जो टंकियां चली ही नहीं मान्यवर, और वो शुरुआत में ही जैसे ही पानी देने का काम उस टंकी से शुरू हुआ, वो टंकी टूट गई, ध्वस्त हो गई, जमी दोज हो गई। तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं। और इनके मंत्री का घेराव इनके ही विधायक ने अभी बुंदेलखंड के अंदर किया मान्यवर, ब्रजेश राजपूत ने, जो वहां के माननीय मंत्री हैं सत्येंद्र देव सिंह जी का। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके विधायक ही संतुष्ट नहीं है सरकार से। Let him answer. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मेंबर संजय जी ने जो प्रश्न पूछा है, 2025 के बजट में भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें 67,000 करोड़ रुपया दिया था। जो कंप्लेन आ रही थी ऐसे भी हो 2024 में ये पूरी स्कीम खत्म हो गई थी, मगर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था 2028 तक हम उसको आगे ले जाएं, उसके लिए उन्होंने पैसा भी दिया था। मगर जो कंप्लेन थी उसके अंदर जो कुछ शर्तें डालनी थी, उनके साथ जो MOU करना था और जो कमियां आई थी उसको दूर करना था, जब तक स्टेट पूरा नहीं करे तब तक उनको सिर्फ एक तरफी पैसा देने का कोई मतलब नहीं था। उसी के कारण जब सितंबर के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर रिव्यू होता है, उसके अंदर उन्होंने जब पैसा यूज नहीं हुआ था उसके लिए उसको 17,000 करोड़ उन्होंने अलॉट कर दिया। अभी कल के बजट में भी उन्होंने 300 करोड़ रुपया बढ़ा के 67,300 करोड़ रुपया उन्होंने आवंटित किया गया, और हम उसके लिए जो हमने कंडीशन सभी बनाई है उसको फुलफिल होगा और उसके आधार पे उनको पूरा पैसा मिलेगा। पैसा नहीं देने का कोई कारण नहीं है। पैसा आवंटित करना और सिर्फ फिगर दिखाना ये हमारा काम नहीं है। हमारी सरकार ऐसा कोई नहीं काम नहीं करती। आपने देखा होगा कि जितनी भी योजना इस सरकार की चलती है, 11 साल में एक भी योजना पैसे की वजह से रुकी नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, इसके लिए शंका करने का कोई कारण मैं देखता नहीं हूँ। उन्होंने कहा जो उत्तर प्रदेश की बात की, कुछ टंकी पड़ी। अब जब 16 करोड़ कनेक्शन यहाँ दिए गए हैं और अलग अलग राज्यों ने जो किया है, मगर जहाँ भी टंकी टूटी है, पहले तो ज़माने में ठेकेदार के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होती थी, मगर आज देखिए हमने 6-6, 7-7 ऑफिसर सहित, ठेकेदार सहित सबको जेल में डाल दिया है। उसको यानी उसके ऊपर एक्शन ली गई है। ऐसे कड़क एक्शन लेने का पहले इतने सालों में कभी नहीं हुआ था। ये काम अभी इसके अंदर हो रहा है। मैंने आपको कई बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके लिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी कमियां होगी, कोई क्षति होगी, जो जवाबदार होगा उसके ऊपर पूरा एक्शन होगा। और ये जो 24 के बाद उसको जो एक्सटेंशन देने का तय हुआ है, उसके अंदर भी जो आगे का पैसा है 2024 मार्च तक में जितने DPR हमने सैंक्शन किए होंगे उसी के लिए हम पैसा आवंटित करेंगे। उसके बाद कोई स्टेट ने अपने मर्जी से कुछ किया होगा, उसके लिए हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं जी। Question number 20, Shriman Harsh Mahajan ji. Honorable Minister. Chairman sir, the answer has been placed on the table of the House. First supplementary, Shriman Harsh Mahajan ji. Honorable Chairman sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the new modified UDAN scheme includes Shimla in it. And secondly, I would like to know that the 2 ATRs which were specially purchased for Shimla, are they with the Alliance Airways? Why are they not operational? For what regional? And when will this flight to Shimla start? Honorable Minister. Chairman sir, honorable member has asked 2 questions. The first one is, will the UDAN be modified? And the modified UDAN will consist Himachal and Shimla. So definitely sir, it is with the intention that the UDAN scheme has revolutionized the Indian civil aviation sector, and we were able to extend the connectivity to regional remote areas, especially the areas of tier 2 and tier 3 cities,
where we were able to establish the airports, but the connectivity was still a challenge. So the UDAN scheme, which was under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we have been able to operationalize 657 routes, and 1,59 lakh passengers have traveled in these routes also. So the success of this UDAN story needs to be continued, because we are in the plan of opening up more airports in the country. So it is a necessity that the UDAN needs to be extended. But the good thing that we are doing right now is whatever feedback we got in these 10 years, whatever we felt that the UDAN scheme can be bettered, taking in the update from the present scenario, we are bringing in those changes. And I'm very thankful to the Honorable Finance Minister, who in the last budget only announced that the UDAN is going to be extended. And the specific things that were mentioned was 120 new destinations are going to be established in the coming 10 years. And especially the hilly terrain, the northeastern states, the Himalayan states are going to be given a priority in establishing regional connectivity. So definitely Himachal Pradesh, and to the extent Shimla, is going to be there in the extended UDAN also. The second thing is the ATR 42. There are two types of ATR aircrafts. One is the ATR 72-seater, one is the 42-seater. Alliance Air has two of these ATR 42s. One is on the ground now, right now, because there are some issues, so it is not operational. There is one which is operational, which is specifically operating in the Uttarakhand sector. And this Shimla, being an airport which is only 1,093 meters, it is very specific in the kind of aircraft that can operate there. It is a very small runway, and the Shimla airport is such a way that all around the airport there is a lot of hilly terrain. So when you have to land, you have to use only specific number of aircrafts. Even the ATR 42, which is a 42-seater aircraft, even if it is landing there, it is with a load penalty. That means that you can't operate with fully 42 seats also. This has been going for some time now with the help of UDAN itself. And if I remember correctly, Shimla was one of the first routes which was started under UDAN also in 2016. So that was the priority with which Shimla was started. But once the UDAN is not a scheme that which is going to be continuously providing funding for eternity. It was designed in such a way that is at a very fast pace. So we are looking into it. Second supplementary, Shriman Harsh Magajan ji. Honorable Minister has said that there are 9 heliports which you are establishing. Can I know the status of those and what are the names? And how much funding have you given for that? Sir, there are 9 heliports, because in terms of providing connectivity, it is a challenge, especially in the hilly terrains, to establish an airport. But the connectivity, the air connectivity is still of a big demand because the kind of time advantage it gives in terms of traveling. So the other idea is we have extended the UDAN not only to create airports, but to create helipads and heliports also. And Himachal has been a great beneficiary of this. We have established 9 locations where the helipads are going to be there. Out of them, I'll start talking about the ones which are already operational. Shimla, Sanjoli, it is already operational. Mandi is operational. Rampurhat is operational. And very recently, 21st of January 2026, Rekong Pio has also become operational. These are the 4 airports that have become operational. And the other ones which we are in the process of getting it operational, Badi, Manali, Dalhousie, Rakar helipad in Dharmashala, and Chamba. These are the other helipads which we are actively pursuing, and very soon we are going to make it operational. And if you consider, on average, we are spending up to 13 crores per helipad. And this is a budgetary support that the central government is giving to create these helipads. Operational ones are already done. And the remaining ones, there is a budgetary spending of up to 50 to 60 crores that is still pending on these helipads. Third supplementary, Sri Maharaja Sanjoba Lisamba. Sir, how many routes in the northeast sectors are operational under UDAN scheme at present now? And factor responsible for not... The House stands adjourned to meet at 2 p.m.